दोस्तों, नोएडा के एक बहुत ही बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में आज अफरा तफरी का माहौल था। उस कंपनी के सारे कर्मचारी इधर से उधर भाग रहे थे। उस कंपनी का जो मार्केटिंग मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर था, वो दोनों अपने अपने हाथों में गुलदस्ता लेकर के और उस कंपनी के गेट पर खड़े होते हैं। किसी व्यक्ति के आने का इंतजार किया जा रहा था। वो व्यक्ति कोई और नहीं, उस कंपनी का रीजनल मैनेजर, जो अभी नया नया अपॉइंटमेंट होकर के आ रहे थे। उन्हीं का वेलकम करने के लिए दोनों मैनेजर्स उस गेट पर खड़े होते हैं। उनको खड़े हुए अभी तकरीबन 5 से 7 मिनट हुआ होगा, तब तक से एक ब्लैक कलर की कार उस गेट पर आकर के रुकती है। ड्राइवर निकल करके दौड़ करके दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसमें से एक लंबा चौड़ा काफी हैंडसम व्यक्ति बाहर निकलता है। उसके आंखों पर एक रेबन का चश्मा लगा हुआ था, हाथों में एक डायरी थी और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल करके और चल करके इन दोनों मैनेजर्स के पास आता है। वो दोनों मैनेजर्स उस व्यक्ति का वेलकम करते हैं और अपने अपने हाथ में जो गुलदस्ता लिए थे उनको पकड़ाते हैं। बहुत ही खुश होकर के इन दोनों का गुलदस्ता ग्रहण करते हैं, उन गुलदस्ते को लेते हैं और इन दोनों मैनेजर्स को थैंक यू बोल करके और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों, प्रोडक्शन मैनेजर उनके साथ साथ में चल रहे थे और उनके ऑफिस में ले जाकर के उनके चेयर पर बहुत ही इज्जत के साथ बैठाते हैं और बैठाने के बाद कहते हैं, सर कुछ चाय या पानी मंगाता हूँ। रीजनल मैनेजर कहते हैं कि नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक गिलास पानी मंगा देंगे तो अच्छा होगा। प्रोडक्शन मैनेजर तुरंत उनके ऑफिस से बाहर निकलते हैं और उस कंपनी की जो अटेंडर होती है, एक महिला अटेंडर होती है, उसकी उम्र तकरीबन यही 25-26 साल के आसपास रही होगी, जिसका नाम होता है निशा। निशा को आवाज लगाते हैं, निशा वहीं पर रहती है। उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि एक गिलास पानी लेकर के आओ और साहब को, नए रीजनल मैनेजर साहब को पानी पिलाओ। निशा जाती है और ट्रे में पानी लेकर के आती है और उस ऑफिस में जैसे ही पहुंचती है, सामने चेयर के ऊपर बैठे हुए एक काफी स्मार्ट, काफी हैंडसम व्यक्ति को, जिसकी उम्र 26-27 साल ही होगी, जिसका नाम अमित होता है, उसको जैसे ही देखती है, पानी जैसे ही उसको पकड़ाती है, उसके चेहरे को जैसे ही देखती है, बिल्कुल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और जब अमित निशा की तरफ देखता है तो उसकी भी आंखें चौंधिया जाती है। वो भी परेशान हो उठता है और अपने चेयर से खड़ा होकर के कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी निशा भी कहती है कि आप क्या इस कंपनी के रीजनल मैनेजर हैं। तो अमित कहता है, हाँ मैं तो अभी अभी नया अपॉइंटमेंट होकर के इस कंपनी का रीजनल मैनेजर बन करके आया हूँ, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे हाथ में ये ट्रे और ये पानी। जैसे ही वो ये बातें बोलता है, निशा के आंखों से झरझर आंसू बहने लगता है, वो रोने लगती है। उसके हाथ से ट्रे ऐसे लग रहा था जैसे कि उसके हाथ से ट्रे छूट जाएगा और गिर जाएगा, उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी जो अमित होता है, अमित उसको बोलता है, कोई बात नहीं, उस ट्रे को उस बगल में टेबल पर रख दो। और वो उस ट्रे को बगल में टेबल पर रख देती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। दोस्तों, इस कहानी में जानने वाली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अमित कौन था, ये निशा कौन थी। जब ये एक दूसरे को देखते हैं तो दूसरे को देख करके इतने अचंभित क्यों हो जाते हैं, क्यों इनकी ऐसी हालत खराब हो जाती है, जैसे ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पहचानते हैं। और कैसे इन दोनों का क्या रिलेशन था, इन दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता था, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सबसे बस वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम इससे भी अच्छी अच्छी कहानियां आपके पास हर रोज लेकर के आते रहें। दोस्तों, जो निशा होती है और अमित होता है, ये दोनों कोई और नहीं होते हैं, ये दोनों एक पति पत्नी होते हैं, जिनका आज से 5 साल पहले तलाक हो गया। अब तलाक इन दोनों के बीच में क्यों हुआ था, इसके भी बहुत सारे पहलू हैं।
इसकी कहानी की शुरुआत होती है निशा और अमित की शादी से। इन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से आज से 5 साल पहले बहुत ही प्रेम से, बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही दान दहेज लेकर के और होती है। जो निशा होती है, निशा एक बहुत ही बड़े परिवार की, बहुत ही बड़े खानदान की बेटी होती है। उसके पिता नोएडा में एक बहुत बड़े बिल्डर होते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टियां होती हैं, बहुत पैसे की कोई कमी नहीं होती है और काफी सुख समृद्धि में वो बेटी पली हुई होती है। और जो अमित होता है, वो अमित के पिताजी भी एक सरकारी नौकरी से रिटायर होते हैं। पैसे रुपए उतने नहीं होते हैं लेकिन इज्जत होता है, क्योंकि उनके पिताजी सरकारी नौकरी से रिटायर थे। और अमित जो था वो भी एक बहुत ही बड़े रेपुटेड कॉलेज से बीटेक कर लिया था और बीटेक करने के बाद अब वो नौकरी और जॉब ढूंढ रहा था। जब निशा के पिताजी को पता चलता है कि लड़का बीटेक है, खानदान अच्छा है, पैसे रुपए की थोड़ा कमी जरूर है, लेकिन ये लड़का ऐसे कॉलेज से बीटेक कर चुका है कि आने वाले समय में इसके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी। और इसके पिताजी भी काफी इज्जतदार हैं, सरकारी नौकरी से रिटायर हैं, घर परिवार मकान सब ठीक ठाक है। तो उसके पिताजी, निशा के पिताजी, उस अमित के साथ अपनी बेटी की शादी तय कर देते हैं। लेकिन जो निशा होती है, निशा को अमित से शादी पसंद नहीं पड़ती है, क्योंकि निशा बहुत ऊंचे ख्यालों वाली, ऊंचे ख्वाबों वाली लड़की होती है। वो पली बढ़ी इतनी सुख समृद्धि में होती है कि जब उसको पता चलता है कि जो लड़का है अभी कोई जॉब नहीं कर रहा है, तो अपने पिता से कहती है कि पिताजी ऐसा मेरी शादी मत करिए। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि बेटा, जो लड़का है बहुत ही देखने में हैंडसम है, बहुत ही सुंदर है, घर परिवार ठीक है, बेशक अभी जॉब नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, वो बीटेक कर चुका है और अच्छे कॉलेज से किया है, आज नहीं तो कल वो एक अच्छे पोस्ट पर पहुंचेगा। निशा जब ये बात सुनती है तो अपने पिताजी को कुछ नहीं बोलती है और दोनों की शादी तय समय पर बहुत ही धूमधाम से होती है। निशा को उसके पिताजी बहुत कुछ देते हैं। दहेज में अमित को करोड़ों रुपया दिया जाता है, 4 व्हीलर से लेकर के बहुत सारा पैसा दिया जाता है और काफी दान दहेज दे करके निशा की शादी होती है। निशा चूंकि एक अमीर बाप की बेटी होती है, मन बढ़ंत होती है, उसका दिमाग सातवें आसमान पर होता है। लेकिन वो जब अमित के साथ शादी होती है और अमित के जब घर जाती है तो कुछ दिनों तक बहुत ही प्यार से रहती है। अपने सास ससुर का भी सेवा सत्कार, बातचीत अच्छे ढंग से करती है। अमित से भी काफी अच्छा व्यवहार होता है। लेकिन जैसे ही 10-15 दिन बीतते हैं, उसका जो भूत होता है, अमीरी का भूत होता है, वो फिर उसके सिर चढ़ करके बोलने लग जाता है। अब वो अमित को देखती है तो कहती है कि ये तो नकारा है, निकम्मा है, इसको तो कभी नौकरी मिल ही नहीं सकती है। क्योंकि अमित हमेशा भाग दौड़ कर रहा था, कभी इस कंपनी कभी उस कंपनी में नौकरी के लिए हर जगह इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन कहीं भी उसको सिलेक्शन नहीं मिल पा रहा था। वो काफी परेशान रहता था, तैयारियां करता था, बीटेक ऑलरेडी कर चुका था, एमटेक कर रहा था और नौकरी की तैयारी कर रहा था। क्योंकि अब उसके पिताजी रिटायर हो चुके थे, अब पेंशन से घर परिवार तो ठीक ढंग से चल रहा था, लेकिन बाकी चीजों के लिए दिक्कत हो रही थी। अब अमित को नौकरी की जरूरत थी और वो अपने नौकरी के चक्कर में काफी भागदौड़ मशक्कत कर रहा था। इधर निशा जो थी, काफी पैसे रुपए वाले बाप की बेटी थी। जब घर में आती है तो अब इसकी हमेशा नाक मुंह सिकोड़ करके रहती है। जब उसकी सास उसे कोई भी काम कहती है तो हर काम को मना कर देती है। जो अमित की माँ होती है, जो निशा की सास होती है, बहुत ही सीधी साधी, बहुत ही अच्छे नेचर की औरत होती हैं। उनको कुछ भी बोल दो, गाली भी दे दो, फिर भी वो उल्टा अपनी बहू को जवाब नहीं देती थी। वो बहू से कभी कहती थी, आजा बहू खाना खा लो, मैंने बना दिया है, तब भी बहू उसको, जो निशा होती थी, उल्टा बोलती थी और हमेशा अपनी सास के साथ लड़ती रहती थी, झगड़ती रहती थी। अपने ससुर के साथ हमेशा लड़ती झगड़ती थी और पूरी दिन अपनी माँ से मोबाइल पर बैठ करके बातें करती रहती थी, अपने सहेलियों से बातें करती रहती थी, पता नहीं किस किस से पूरा दिन बात करती रहती थी, घर का कोई भी काम नहीं करती थी। जब ये अमित देखता है तो अमित को ये अच्छा नहीं लगता है और वो निशा को समझाने की कोशिश करता है। कहता है, निशा, इस घर में तुम ही हो सब कुछ, मैं अपने माँ बाप का एकलौता बेटा हूँ, मेरा न कोई भाई है न कोई बहन है, इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम इस तरह से मेरे माँ बाप के साथ बिहेव करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इस घर को अपना घर समझो और मेरे माँ बाप के साथ भी प्यार से रहो और इस घर को सजाओ संवारो
यही एक बहू का फर्ज होता है। तो निशा जब ये बातें सुनती है तो उसको और उल्टा सुना देती है और उल्टी सीधी बातें कर देती है। कहती है कि मैंने दहेज दे करके आई हूं, मैं करोड़ों रुपए मेरे माँ बाप ने तुम्हें दहेज के रूप में दिया है, मैं काम नहीं करूंगी, तुम्हें काम करवाना है तो नौकरानी रख लो, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं तुम लोगों की जो मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। ऐसी ऐसी बातें जब अमित को बोलती है, अमित भी उसकी बातों को सुनता है। तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है, कहती है बेटा जाने दो, अभी छोटी है, अभी बच्ची है, थोड़े दिन हो जाएंगे तो सारी चीजें समझ जाएगी, अभी नई आई है, अपने माँ बाप को छोड़ करके आई है, घर परिवार को छोड़ करके आई है, अभी इसका मन यहाँ नहीं लग रहा होगा, थोड़े दिन रुको सब ठीक हो जाएगा। और अपने बेटे को समझा करके वहां से हटा देती है। और ये अक्सर हर दिन का काम हो जाता है। हर दिन अमित उसको देखता है, उससे बोलता है, लेकिन वो हर दिन ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करती है। और जब अमित अपने कहीं इंटरव्यू वगैरह के लिए निकल जाता है तो फिर उसकी माँ के साथ लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है। एक दिन ऐसे ही बैठी होती है उसकी माँ खाना बना करके और कहती है बहू खाना खा लो। और खाना जब उसको ले आकर के देती है तो बिस्तर के ऊपर बैठ करके वो खाने लगती है। उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि माँ उसकी पूजा पाठ वाली औरत होती है। और जब बिस्तर पर बैठ करके उसको खाते देखती है तो कहती है बहू ये शिष्टाचार अच्छा नहीं है, बिस्तर पर बैठ करके खाना नहीं खाना चाहिए, जिससे घर में धन की क्षति होती है, लक्ष्मी का जो घर में आगमन रुकता है, ये बिस्तर पे खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसी बातें बोलती है तो निशा तुरंत खड़ा हो जाती है और थाली उठा करके दूर फेंक देती है खाना को और चिल्लाने लग जाती है कि तुम लोग अनपढ़ लोग हो, तुम लोग को ज्ञान नहीं है, तुम लोग पता नहीं किस जीवन में जी रहे हो, किस दुनिया की बातें करते हो। आज जमाना इतना आगे चला गया है, लेकिन तुम लोग बस वही बिस्तर पर नहीं खाना चाहिए, यहाँ नहीं बैठना चाहिए, वहां नहीं करना चाहिए, बस तुम लोग ऐसे ही रह जाओगे, तुम लोग गरीब हो, गरीब ही रह जाओगे, कभी तुम लोग अमीर नहीं बनोगे। ऐसे ताने मारने लग जाती है। उसके ससुर वहीं पर दरवाजे पर खड़े होकर के देखते रहते हैं, दंग रह जाते हैं कि ये कैसी बहू है जो ऐसी ऐसी बातें अपनी सास को बोल रही है। उसकी सास उसकी बातें सुनती रहती है चुपचाप, लेकिन उसको कुछ नहीं बोलती है। तभी अमित वहां पर आ जाता है बाहर से तुरंत कहीं से। अमित जब अंदर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी उसकी माँ को उल्टा सीधा बोल रही है तो तुरंत इसके पास आता है, अपनी पत्नी के पास, और कहता है कि देखो माँ को ऐसे बातें नहीं बोलना, क्योंकि मेरे लिए मेरे माँ बाप ही सब कुछ हैं। और तुम्हें अगर कुछ काम नहीं करना है तो मत करो बेशक, लेकिन मेरी माँ को कुछ उल्टा पलटा नहीं बोलना। और फिर जैसे ही वो बोलता है फिर वहां से उठ करके वो चली जाती है और अपने रूम में जा करके लेट जाती है। अब ये हर दिन की बात हो जाती है, हर दिन वो ऐसे ही करती है, उसकी माँ के साथ लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है। एक दिन अपनी माँ से वो बात करती है, अपने जो नैहर में उस अपनी माँ से बात करती है और कहती है माँ यहाँ के लोग बहुत ही अशिक्षित और अनपढ़ हैं, इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है, हर बात पे उंगली करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी माँ कहती है बेटा उन लोगों को टाइट करके रखना, हमने दहेज दे करके तुम्हें भेजा है, हमने तुम्हें पैसा दिया है, तुम्हें वहां नौकरानी बनने के लिए नहीं भेजा है, हमने तुम्हें वहां मालकिन बन करके रहने के लिए भेजा है, इसलिए तुम कोई भी काम नहीं करना। उसकी माँ भी ऐसे ही थी, उसको हमेशा चढ़ाती रहती थी। वो अपने अमीरी का जो धौस था वो दिखाना चाहती थी और वो अपने बेटी को ऐसे ही बताती है और हमेशा अपनी बेटी को चढ़ाती रहती थी। उसकी माँ के अलावा उसकी जो भाभी थी वो भी हमेशा अपनी ननद को चढ़ाती रहती थी, कहती थी कि आप इतना पैसा इतना धन दौलत लेकर के गई हैं, आप वहां पर काम करने के लिए नहीं गई हैं, वहां पर उन लोगों को बताइए कि नौकर रख ले। उसके बाद जब अमित आता है, अमित के साथ वो उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है और कहती है देखिए अगर आपको ऐसे ही अपनी माँ और बाप के साथ रहना है तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने माँ बाप को त्याग दो। अमित कहता है कि अरे कैसी बात कर रही हो तुम, मैं अपनी माँ बाप को त्याग दूं? अरे तुम्हारी जैसे हजार औरतों को त्याग सकता हूं, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं त्याग सकता हूं। मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है, मरते दम तक मैं माँ के आंचल में ही रहूंगा। तुम्हारी जैसे हजारों औरतें आएंगी जाएंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें जहां जाना है चले जाओ, लेकिन कभी भी अपने दिलो दिमाग में ये नहीं बैठाना कि मैं अपने माँ और बाप को त्याग दूंगा। मैं दुनिया का सब कुछ त्याग सकता हूँ, अपना शरीर त्याग सकता हूँ, लेकिन अपने माँ और बाप को त्याग नहीं सकता हूँ। जब ऐसे ही खूंखार आवाज में जब उसको बोलता है तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको समझाया था कि अपने पति को समझाना
कि ऐसे ऐसे वो अपने माँ बाप का ज्यादा ना करे, तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा काम करे। और जब अमित की ये बातें सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अरे, ये तो अलग टाइप का इंसान है, इसके साथ कैसे निभेगा, हम तो कुछ और सोचते हैं, ये तो कुछ और सोचता है। और जब अमित इसको ये बात बोल करके और चला जाता है अपने काम पर, उसके माँ और उसके पिताजी दूर बैठे कोने में सारी बातें सुनते रहते हैं और खुश होते रहते हैं कि हमने ऐसा बेटा पैदा किया है। दोस्तों, कोई भी माँ बाप अगर कोई भी बेटा अगर उनको उनकी तौहीन करेगा, उनको तकलीफ देगा तो जरूर उनको तकलीफ होगा, लेकिन अगर बेटा उनको मान मर्यादा और इज्जत देगा तो हर माँ बाप खुश होगा। और वही उसके माँ बाप खुश हो रहे थे। समय बीतता रहता है ऐसे ही। एक दिन फिर वो अपनी सास के साथ लड़ने लग जाती है और सास को ऐसा वर्ड बोलती है, बोल करके सास को धक्का मार देती है। उसकी जो सास होती हैं वहीं पर उनका पैर फिसल जाता है और गिर जाती हैं और उनको बोलती है कि हट जा बुढ़िया यहाँ से, कोई काम नहीं है तुम लोग का, अनपढ़ कहीं के। और तभी अमित वहां पर आ जाता है। अमित जब देखता है कि उसके माँ को धक्का मार दिया इसने, तो अब अमित से बर्दाश्त नहीं होता है और अमित तुरंत आकर के उसके गाल में कई चपाटे मार देता है, कई 3-4 चपाटे मारता है। तब तक से उसके अमित के पिताजी भाग करके आते हैं और अमित को हटाते हैं, कहते हैं बेटा ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, बहू है, हमारे घर की इज्जत है, ऐसे मत मारो, हो गया गलती, उससे गलती से धक्का लग गया तो क्या हो गया, अब ऐसे मारोगे। उसको हटा देते हैं, किसी भी तरह से शांत करते हैं। लेकिन अब जो निशा के दिलो दिमाग में जो था, वो बिल्कुल उसका दिमाग खराब हो चुका था। वो तुरंत अपने माँ को फोन करती है, माँ कहती है, माँ अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अब मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि अभी इस आज ये मेरे ऊपर हाथ उठाया है। जैसे ही उसकी माँ ये सुनती है कि उसका जो दामाद है और बेटी के ऊपर हाथ उठा रहा है, वो कहती है कि तुम तुरंत ऑटो पकड़ करके और घर आ जाओ, तुम्हें वैसे जगह पर रहने की जरूरत नहीं। और तुरंत अपना सामान लेती है, सामने ही ऑटो स्टैंड होता है, ऑटो स्टैंड में जाती है और ऑटो पकड़ के सीधे अपने ससुराल अपने गांव पहुंच जाती है। अपनी माँ के पास जाती है और सारी चीजें बताती है ऐसी ऐसी। तो उसकी माँ एक अलग टाइप की औरत थी। वो अपने बेटी का घर बर्बाद करने पर तुली हुई थी। और जो उसकी बहू, जो उसकी भाभी थी, वो भी यही चाहती थी कि ये सुखी पूर्वक अपने परिवार में अपने पति के साथ न रहे। ये दोनों मिलकर के उसको बर्बाद कर रही थी और आगे आने वाले समय में और भी ये बर्बाद होना था इसको। फिर उसकी माँ उसको अपने पास रख लेती है, कहती है कि तुम मेरे पास ही रहो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी, ऐसे लोगों के पास, ऐसे गरीब और अनपढ़ जाहिलों के पास तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। दोस्तों, अब वो अपने माँ के पास ही रहने लगती है। इधर जो अमित होता है, अमित एक कंपनी में इंटरव्यू देता है, उस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर ज्वाइन कर लेता है और काफी मेहनत से काम करने लग जाता है। वहां पर जो उस कंपनी का जो डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह होते हैं, काफी उसको पसंद करते हैं। फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सेल्स मैनेजर बन जाता है, थोड़े दिनों के बाद सेल्स मैनेजर बन जाता है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह बन जाता है और धीरे धीरे वो प्रमोट होता रहता है और उस कंपनी में काफी अच्छे से काम कर रहा होता है, काफी अच्छा पैसा उसे मिलने लगता है। अब उसके माँ बाप जो होते हैं काफी खुश होते हैं और घर मकान वगैरह भी काफी अच्छा बना लेता है, 4 व्हीलर वगैरह ले लेता है, सब अच्छे से उसका काम चलने लगता है। फिर उसके पिताजी एक दिन कहते हैं, बेटा बहू तो चली गई, अब कोई दूसरी शादी कर लो। अच्छा, उधर जब वो अपने गांव चली जाती है निशा, तो कुछ ही दिन बीते होते हैं कि एक तलाक का कागज भिजवा देती है। अब अमित परेशान होने लगता है और उसको फोन करने लग जाता है, निशा को बार बार फोन करता है, लेकिन निशा फोन नहीं उठाती है, काट देती है। एक दिन फोन करता है तो उसकी जो निशा की माँ होती है वो उठाती है और कहती है, यहाँ पर ज्यादा बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मुझे निशा से बात करवा दो। तो कहती है, निशा तुमसे बात करना नहीं चाहती है और निशा अपने फ्रेंड्स के पास गई है, वो तुमसे अभी बात नहीं करेगी। अमित परेशान हो जाता है और उसके बाद अमित एक दिन चला जाता है। उस अमित के माता पिता कहते हैं, बेटा जाओ और बहू को किसी भी तरह से लेकर के आओ, घर सुना सुना सा लग रहा है। वो जाता है वहां पर, लेकिन उसकी जो निशा की माँ होती है और उसके पिताजी होते हैं, वो दोनों उसको वहीं दरवाजे से अंदर नहीं जाने देते हैं, रोक देते हैं और कहते हैं कि निशा घर पे नहीं है और तुम्हें दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तलाक का कागज, तलाक का डॉक्यूमेंट भेज दिया जाएगा। और उसे घर वहां से भगा दिया जाता है।
अमित अपने घर आ जाता है, बहुत ही दुखी होता है और अपने माता पिता को सारी चीजें बताता है। उसके बाद बताने के बाद वो किसी तरह से अपना काम करने लग जाता है, अपनी नौकरी करने लग जाता है। उधर निशा ने ऐसा कुछ किया नहीं था। निशा को पता भी नहीं चला था कि उसका पति जो है वो यहाँ आया भी था, और निशा को ये भी पता नहीं चला था कि उसके माता पिता ने उसका तलाक का डॉक्यूमेंट्स बना करके और फर्जी साइन करके और कोर्ट में भी भेज दिया है, और एक कॉपी अमित को भी भेज दिया। दोस्तों, इधर जब अमित के पास वो तलाक का कागज मिलता है तो अमित परेशान हो जाता है। लेकिन अब उसकी जो बेइज्जती हुई थी वहां पर जाने के बाद, वो तो यही समझ रहा था कि ये सब कुछ निशा ने किया है, और वो तलाक का जो कागज होता है उस पर साइन करके और वो भेज देता है। अब इन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद निशा अपने घर रहने लग जाती है, और इधर जो अमित होता है वो अपने कंपनी में बड़े ईमानदारी से काम कर रहा होता है, और धीरे धीरे वो प्रमोट करता जा रहा था। पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर से फिर सेल्स मैनेजर बनता है, प्रोडक्शन मैनेजर बनता है। इस तरह से वो प्रमोशन करता रहता है और कंपनी में काफी ईमानदारी से काम कर रहा था। काफी बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। उधर निशा की माँ कुछ दिनों के बाद अचानक, निशा की माँ का और उसके पिताजी दोनों जा रहे थे कहीं कार से किसी शादी वगैरह में, और अचानक एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और उसके माँ और पिता दोनों एक्सपायर हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे उसके माँ और उसके पिताजी दोनों एक्सपायर हो जाते हैं, अब निशा के परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब उसका एक भाई होता है और उसकी भाभी होती है और निशा होती है। कुछ दिनों तक तो निशा को ये लोग अच्छे से रखते हैं, लेकिन कुछ दिन जब बीतता है तो निशा को दुत्कारने लग जाते हैं, जो कि अक्सर अगर माँ बाप नहीं होते हैं तो भाई और बहन ऐसे कर देते हैं, और उसके साथ भी यही होता है। उसको दुत्कारने लगते हैं, उसको तंग करने लग जाता है, और एक दिन उसे घर से निकाल करके भगा देते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ अपना देखो, हम लोग के पास इतना नहीं है कि हम तुमको संभालेंगे। निशा को जब घर से भगा देते हैं तो उसकी एक सहेली होती है, वो अपने सहेली के पास जाती है और कहती है, भाई कुछ मेरे लिए करो, क्योंकि मेरे भाई और भाभी ने तो मुझे घर से भगा दिया। मेरे माता पिता जैसे ही खत्म हुए, इन्होंने मुझे घर से भगा दिया। उसकी सहेली उसको कहती है कि देख भाई, एक नोएडा में एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं उसी में एक क्लर्क का काम करती हूँ, और उसमें एक चपरासी की नौकरी है। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत बड़े घर की, बहुत बड़े माँ बाप की बेटी है, तू ये नौकरी तो नहीं करेगी, लेकिन मुझे जितना तक नॉलेज है, ये एक नौकरी है, तेरी मर्जी आगे की। तो निशा तो बिल्कुल पागल हो गई थी। अब उसके तो आगे पीछे कुछ भी नहीं था। अगर वो नहीं करेगी तो उसको भीख मांगना पड़ेगा। वो तुरंत हाँ कर देती है, बोलती है कि कोई भी नौकरी हो, मुझे करना है, मुझे कंपनी में लेके चल। फिर उसकी सहेली कंपनी में लेकर के जाती है। वहां जो उस कंपनी का मैनेजर होता है उससे इंटरव्यू कराती है। निशा पढ़ी लिखी थी, अच्छी थी, होनहार थी, देखने में भी सुंदर थी, और उसको ज्वाइन करा लिया जाता है, और वो फिर उस कंपनी की अटेंडर बन जाती है, एक चपरासी बन जाती है। दोस्तों, ताज्जुब की बात है कि एक इतनी बड़े घर की बेटी जो अपने ससुराल में एक गिलास पानी तक नहीं ले रही थी, खाना तक नहीं ले रही थी, अपने सास और ससुर को ताने मार रही थी, अपनी बड़ाई दिखा रही थी, आज वो इस कंपनी की एक चपरासी बन गई थी, एक अटेंडर बन गई थी, जिसको कि हर व्यक्ति को, उस कंपनी में काम करने वाले छोटे से छोटे कर्मचारी को भी पानी पिलाना, चाय पिलाना उसका काम हो गया था। दोस्तों, फिर उसके बाद जब अमित कुछ दिनों के बाद प्रमोट होते होते और उसके काम को देखते हुए उस कंपनी के जो मालिक होता है उसे वहां का रीजनल मैनेजर बना देता है। और जब रीजनल मैनेजर बन करके पहली बार कंपनी में जब अमित आता है, और उसकी मुलाकात जब उस दिन निशा से वहां पर होती है, दोनों दूसरे एक दूसरे को देख करके दंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। निशा रोती रहती है, और उस निशा को देख करके अमित के भी आंखों में आंसू आ जाता है, और अमित यही सोचने लग जाता है कि देखो समय कैसे करवट लेता है। जो एक इतने बड़े अमीर, इतने बड़े बाप की बेटी जो थी, जो कि अपना एक घर का सामान भी नहीं उठाती थी, उसको एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेती थी, उसको देना पड़ता था। उसके घर में जब वो अपने माँ बाप के घर में थी तो नौकर चाकरों की भरमार थी, और हमारे यहाँ भी जब आई तो सब कुछ करके मेरे माँ बाप देते थे, उसे कुछ नहीं करना होता था। लेकिन आज उसे एक छोटे छोटे कर्मचारियों को भी चाय और पानी पिलाना पड़ रहा है। ये समय कैसे करवट लेता है,
यही होता है इंसान के जीवन में दोस्तों। अगर आदमी अपने समय से अपने बुद्धि को और अपने दिमाग को खोल के काम नहीं करता है तो ऐसे ही होता है। और उसके साथ निशा के साथ यही हो रहा था और इसी को अमित सोच रहा था और सोच सोच करके और निशा के चेहरे को देख करके अमित की आंखों से आंसू आ रहा था। निशा को देखता था तो सारी चीजें, सारी बातें, वो सुहागरात, वो शादी, वो एक एक पल का गुजरा हुआ समय, सारी चीजें याद आती थी उसे और उसकी आंखों से आंसू बहता रहता है। निशा तुरंत उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है, अमित मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत गलती हो गई, इसमें मेरा कसूर नहीं था, इसमें मेरी माँ ने सब कुछ किया था, मेरी भाभी ने किया था। ये लोग मुझे हमेशा पढ़ाते रहते थे, बताते रहते थे और जब तुम आए थे मुझे बाद में पता चला कि तुम आए भी थे तो मैं वहां पर नहीं थी। तुम्हारा जितने बार भी फोन आया मैं कभी अटेंड नहीं कर पाई, यही लोग अटेंड करते थे और मैंने कभी नहीं बोला था कि मैं अमित से नहीं मिलूंगी, लेकिन ये सब कुछ इन लोगों का कारनामा था। ये लोग तुम्हारे परिवार से चिढ़ते थे, तुम्हारे गरीबी से चिढ़ते थे और ये लोग मेरा दूसरा शादी करना चाहते थे। जब तुमसे तलाक हो गया तो मेरे माँ और मेरे पिताजी मेरे पीछे पड़ गए थे कि बेटी दूसरी शादी कर लो, लेकिन मुझे बेशक तलाक हो गया था, बेशक मैं अपने माँ बाप के अमीरी में अंधी हो गई थी, लेकिन मैं दिलो दिमाग से तुम्हें प्यार करती थी और इसलिए मैंने इन लोगों को शादी के लिए क्लियर मना कर दिया था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, बेशक मैं ऐसे ही अकेले रह जाऊंगी। दोस्तों जब ये सब चीजें अमित को बताती है और सारी चीजें बताती है कि कैसे मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों जब खत्म हो गए तो मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया। मेरे भाई और भाभी ने मिलकर के कई कई दिनों तक मुझे खाना तक नहीं देते थे, मुझे रुलाते थे, मारते थे और एक दिन मुझे घर से धक्के मार करके निकाल दिया ये लोगों ने। फिर मैं अपनी सहेली के थ्रू इस कंपनी में चपरासी के तौर पर अपनी जिंदगी को काटने के लिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया कि जीना तो है ही है। अब हमने जो गलतियां कर दिया, बहुत बड़ी भूल कर दी। एक अच्छा पति मिला था, एक अच्छा ससुराल मिला था, उसको मैं अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाई, उनके साथ नहीं रह पाई, तो ये मेरी जिंदगी की भूल थी और इस भूल को स्वीकार करते हुए मैंने अपने जीवन को जीने के लिए यहाँ पर चपरासी की नौकरी कर ली। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे प्यार को आज तक नहीं भूली हूँ, आज तक तुम्हारे नाम का ही सिंदूर लगाती हूँ, आज तक तुम्हें ही मैं प्यार करती हूँ, तुम्हें ही अपना पति मानी, आज तक भी मानी हूँ। बेशक तलाक हो गया, इन लोगों ने डॉक्यूमेंट फर्जी साइन करके और भेज दिया था, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में आज भी तुम ही हो। मैं ये नहीं कहती हूँ तुम मुझे अपना लो, मैं नहीं कहती हूँ कि तुम मुझे अपना लो, मैं अपनाने के लायक भी नहीं हूँ। जो मैंने तुम लोगों के साथ, तुम्हारे परिवार के साथ किया है वो कोई भी पत्नी नहीं कर सकती है, कोई भी बहू नहीं कर सकती है। मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम मुझे अपना लो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जो मेरे दिलो दिमाग में है, जो मैं सोचती हूँ तुम्हारे प्रति, तुम्हारे परिवार के प्रति, वो मैंने तुम्हें बता दिया। और इतना कहने के बाद वहीं पर बैठ के उसके पैरों पर गिर करके रोने लगती है। अमित उसके दोनों बाजुओं को पकड़ करके ऊपर उठाता है और उसके आंखों से जो आंसू बह रहे थे उनको अपनी रुमाल निकाल करके पोंछता है। आंखों के आंसुओं को वो पोंछ रहा था, लेकिन उधर खिड़की से जो उस कंपनी का जो मार्केटिंग मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर थे, दोनों अभी रीजनल मैनेजर के पास आ रहे थे मिलने के लिए, लेकिन जब देखते हैं कि वो चपरासी के साथ वो इस तरह से बिहेव हो रहा है, उस रुमाल निकाल करके रीजनल मैनेजर पूछ रहा है, तो दोनों के पैर वहीं पर दरवाजे पर ही रुक जाते हैं कि ये क्या है, ये आते ही कौन सा गुल खिलाने लगा इस चपरासी के साथ, क्योंकि वो थी इतना सुंदर कि हर व्यक्ति डाउट कर सकता था कि इसके साथ कोई भी कुछ कर सकता है। तो ये दोनों सोच रहे थे कि ये चपरासी के साथ अभी पहले दिन ही अपना ये सेटिंग करने लग गया और वो दोनों वहां पर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और जब इन दोनों की बातें सुनने लग जाते हैं तो उन दोनों के आंखों में भी आंसू आने लगता है। वो सोच तो कुछ और रहे थे, लेकिन जब इनकी बातें सुनते हैं तो वो भी रोने लग जाते हैं कि अरे ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी मिलन होता है। और इधर रीजनल मैनेजर अमित उसके आंखों से आंसू पोंछते हैं। उसके जो बाल थे नीचे उसके गाल के ऊपर लटक रहे थे और उन बाल आंसुओं से भीग गए थे। उन बालों को सही ढंग से करते हैं, अपने हाथ से लगा करके उन बालों को ऊपर करते हैं और कहते हैं, निशा सब कुछ बदल गया, लेकिन तुम्हारी चेहरे की जो चमक है ना आज भी वैसे ही है। गलती तुमने किया,
उसका पश्चाताप तुमने कर लिया है। अब तुम्हें अपनाऊं या नहीं अपनाऊं ये तो मेरे ऊपर है। मैं सोचूंगा अपनाना है कि नहीं अपनाना है। मैं अपने माँ बाप से बात करूंगा, उसके बाद सोचूंगा। तुम ये नहीं सोच लेना कि तुम्हारे रोने या तुम्हारे गाने से या तुम्हें अपनी व्यथा बताने से मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ये हो गया हूँ। मैं कल बताऊंगा या एक दो दिनों के बाद बताऊंगा। रीजनल मैनेजर अमित फिर अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। वो अपना ट्रे लेकर के और गिलास लेकर के चली जाती है। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर और वो जो प्रोडक्शन मैनेजर है दोनों आते हैं, लेकिन वो ऐसा अपने आप को शो करना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ देखा नहीं, और बाकी अपनी जो फाइलें वगैरह होती हैं इनको दिखाते हैं, अपना काम वगैरह कराते हैं, फिर वो दोनों चले जाते हैं। शाम होता है, शाम को फिर ये अपने अमित अपने घर चले जाते हैं, अपने माता पिता के पास चले जाते हैं और अपने माँ बाप को सारी चीज़ें बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात। उसके माँ बाप कहते हैं बेटा कुछ भी है वो तो तुम्हारी पत्नी है, हमारे घर की बहू है, हमारी इज्जत है। वो उसने गलती किया। कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। अगर उसने समझ लिया, महसूस कर लिया कि उसने गलती किया है और आज तक वो तुम्हारी ही बनी हुई है, तुम्हारा ही सिंदूर लगा रही है, तो सचमुच वो तुमसे दिलो जान से प्यार करती है। और उसको ठुकराना ये कहीं का भी अच्छा कर्म नहीं होगा। उसको अपना लेना चाहिए। लेकिन अमित अभी भी उसका टेस्ट लेना चाहता था। अभी भी उसकी कुछ परीक्षाएं बाकी थी, उसको करना चाहता था। अभी अपने माता पिता से कहता है कि अभी कुछ दिन और उसको तड़पने दीजिए। उसको पता चलना चाहिए कि किस तरह से पति के को और अपने और सास ससुर को जो छोड़ा जाता है तो क्या उसका तड़प होता है, उसको थोड़ा महसूस होने दीजिए। और फिर उसी दिन फोन करके वो निशा से कहता है, निशा मेरे माता पिता ने मना कर दिया है कि अब उस बहू को, ऐसे बहू को घर किस लिए लाना है जिसने सब कुछ छोड़ करके चली गई। दोस्तों जैसे ही फोन पर ये बातें कहता है निशा के हाथ से फोन छूट जाता है। फोन स्पीकर पर होता है, फोन छूट जाता है उसके हाथों से और वो उसकी जोर जोर से रोने की आवाज आने लग जाती है। और अमित उसकी आवाज को सुनता है कि वो रो रही है। इसके भी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वहीं पर उसके पिताजी और माँ होती हैं। वो भी जब सुनते हैं तो बोलते हैं बेटा मत दो इतना तकलीफ अब यार उसको, वो तुम्हें प्यार करती है, दिलो जान से तुम्हें चाहती है, उसे अपना लो, बहुत हो गया। फिर उसके बाद अमित उसको फोन करता है, कई बार कॉल करता है, वो नहीं उठाती है। लेकिन 4-5 बार जब कॉल करता है, उससे बातें करता है, उसके बाद कहता है निशा आई लव यू, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। जैसे ही निशा ये सुनती है, टेलीफोन पर ही सुनती है, उछल पड़ती है और कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ मैं आपके पास। अमित कहता है अरे यार तुम उतनी दूर से कैसे आओगी, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर तुम रहती हो जहाँ पर मेरा घर है। यहाँ से कहता बोला मैं उड़ करके आऊंगी, मैं भाग करके आऊंगी, लेकिन मैं अभी तुम्हारे पास आऊंगी, मैं अभी अपने सास ससुर से मिलूंगी। और वो तुरंत ऑटो पकड़ती है, जैसे थी उसी हालत में ऑटो पकड़ लेती है और उसी रात को अमित के घर पहुंच जाती है। जैसे ही अमित के घर पहुंचती है, दरवाजे पर उसके सास ससुर खड़े होते हैं। उसको जैसे ही दरवाजे में घुसती है, उसके सास ससुर उसको गले लगा लेते हैं और कहते हैं बेटी आजा, तेरा ही घर है ये, संभाल अपने घर को। और उसके बाद अपने सास ससुर के गले लग करके और खूब रोती है, उनके पैरों पर गिरती है और कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी, माँ जी मुझसे बहुत भूल हो गई, माफ कर दीजिए, एक छोटा बच्चा समझ करके मुझे माफ कर दीजिए, अपनी बेटी समझ करके माफ कर दीजिए। और उसके माता पिता कहते हैं कि तुझे तो हमने कब का माफ कर दिया है, तू मेरी बहू है, तू मेरी बेटी है, तुझसे क्या गिला शिकवा, गलती हो गया, हर इंसान से होता है। और उसके बाद अपने माँ बाप से मिल करके सीधे वो अमित के पास जाती है। अमित भी उसे गले लगा लेता है और कहता है कि देर आए दुरुस्त आए, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। और उसके बाद दोनों पति पत्नी मिल जाते हैं। वो रात फिर से उनकी सुहाग रात होती है। फिर से खुशी पूर्वक वो रात दोनों एक दूसरे की बाहों में काटते हैं। काफी खुशनुमा माहौल होता है। अगले दिन फिर माता पिता और ये दोनों कोर्ट में जाते हैं और जो तलाक के डॉक्यूमेंट्स थे वो फाड़ दिया जाता है। फिर से ये दोनों शादी कर लेते हैं और पति पत्नी दोनों खुशी पूर्वक रहने लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जो अमित होता है, जब शादी हो जाती है दोनों की, तो रीजनल मैनेजर अमित ही होता है। इसको
कंपनी जो हेड होता है, जो मालिक होता है, उससे बात करके कहता है कि ये लड़की जो है, ये मेरी पत्नी है और इसने एमए किया हुआ है, पढ़ी लिखी है, इसको चपरासी रखना उचित नहीं है। तो जो मालिक होता है कहता है कि अरे यार, तुम ही तो रीजनल मैनेजर हो, तुम्हें अगर इसको जो भी बनाना है बनाना, मैनेजर बना दो, जो भी बनाना है तुम्हारे हाथ में है। वो कहता मैनेजर नहीं, मुझे अपना पीए बनाना है, मेरे पास ही रहेगी, मेरे ऑफिस में ही रहेगी, मेरा पर्सनल असिस्टेंट रहेगी, मेरा सब कुछ काम देखेगी। जो मालिक होता है हंसने लगता है, बोला घर में भी पत्नी और ऑफिस में भी पत्नी, हर जगह साथ ही रहना है, चलिए ठीक है, आपकी ही मर्जी, जो करना है करिए। और उसको अपना पीए अपॉइंटमेंट करवा लेता है। दोनों पति पत्नी एक साथ ही एक ही कार से ऑफिस जाते हैं, एक ही कार से ऑफिस से आते हैं। घर में नौकर चाकर होते हैं, घर का देखभाल बहुत ही अच्छे से नौकर चाकर करते हैं। कुछ दिनों के बाद इन दोनों पति पत्नी के घर में एक, उनके बगीचे में एक फूल आता है, एक बेटे का पैदाइश होता है, और वो घर, वो बगिया बिल्कुल खुशबू से महक उठता है। दोस्तों, परिवार पूरा हो चुका था। सास ससुर के लिए भी उसको एक, उन दादा दादी के लिए भी एक पोता आ चुका था, और उनका भी अब समय बहुत ही अच्छे से कट रहा था, बहुत ही खुशीपूर्वक वो परिवार रह रहा था। तो मेरे इस कहानी का क्या उद्देश्य है, आपको समझ में आया होगा। कहानी का मतलब यही है कि शादी और विवाह जो होता है, उसको बहुत ही सुचारू रूप से चलाना चाहिए। उसके बाद किसी माँ बाप भाई बहन का कोई भी बात नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो कि आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपके शादी को, आपके विवाह के बंधन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने पति की, अपने सास ससुर की सेवा करिए। अगर विवाह हो गया तो आपके पिछले शादी से पहले आपने क्या किया, कैसा आपका जीवन था, उसको भूल जाइए, और जब शादी होने के बाद अपने परिवार के साथ खुशीपूर्वक और बहुत ही अच्छे से रहने की कोशिश करिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही पारिवारिक कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।